सीडीपी का वेटेज वैसे तो 30 मार्क्स का है, लेकिन अगर आप इनडायरेक्टली देखेंगे तो ये 90 मार्क्स कवर करता है। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो सिलेबस दोनों का सेम रहेगा। बस आपको फोकस करना है कि जो पैटर्न है क्वेश्चंस का किस तरीके से पूछ रहा है। इस एग्जाम में एससीईआरटी बुक्स की कितनी भूमिका है? नमस्कार, मैं कुणाल फिर से हाजिर हूँ आप सभी के समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हाल फिलहाल में सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है और उसके बाद यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो प्रतियोगी छात्र हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें काफ़ी डाउट्स होते हैं, कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि हमें विषय की तैयारी किस प्रकार से करना चाहिए, टाइम टेबल कैसे मैनेज करना चाहिए, किन बुक्स को फॉलो करना चाहिए और लास्ट ईयर्स के पेपर्स का किस तरीके से प्रयोग करना चाहिए। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं काफ़ी अनुभवी शिक्षक और टीचर्स अचीवर्स के फाउंडर चेतन सर। तो हम इनका स्वागत करना चाहेंगे। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच कुणाल सर, इस महत्वपूर्ण विषय पे मुझे आमंत्रित करने के लिए, जो कि छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने जा रहा है। तो चेतन सर, हमारा पहला प्रश्न आपसे यह है कि यूपी टेट और सी टेट के एग्ज़ाम में मेन अंतर क्या होता है और इन दोनों का सिलेबस एक दूसरे से किस प्रकार से अलग है? क्योंकि कभी कभी ना बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए टेट के लिए और क्या पढ़ना चाहिए सी टेट के लिए। तो इसमें बड़ी दुविधा रहती है तैयारी करने वाले बच्चों को, खासकर वो बच्चे तो फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं ना, तो उन्हें तो बहुत प्रॉब्लम होती है ये डिसाइड करने में कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो इस विषय पर आप क्या बताएंगे हमारे लिए? देखिए कुणाल सर, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। अगर मैं बात करूं यूपी टेट और सी टेट, कहने को दोनों ही शिक्षक पात्रता परीक्षाएं ये, लेकिन अगर हम देखते हैं इनके पैटर्न पे, सिलेबस पे अगर मैं बात करूं, जैसे आपने पूछा कि सिलेबस में क्या अंतर है, अगर आप ऑफिशियल सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, सिलेबस दोनों एकदम सेम है। लेकिन जब जहां अगर एग्जाम में क्वेश्चंस देखोगे तो सी टेट एक तरीके से ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा आपसे। लाइक जैसे अगर मैं बात करूं, पूछेगा एक बच्चा है, होमवर्क करके नहीं आ रहा है, आप एज ए टीचर क्या करोगे। वहीं अगर मैं बात करता हूँ यूपी टेट में, तो यूपी टेट स्टेट लेवल का एग्जाम है और यहाँ पे एक तरीके से ना मैं कहूँगा रट्टा फिकेशन ज्यादा जोर देता है। और जैसे पूछ लेगा कि भाई प्याजी ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो यहाँ पे एक तरीके से ना फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है यूपी टेट में, और सी टेट आपका एक तरीके से कॉन्सेप्चुअल है। तो यहाँ पे फोकस ये करना है कि अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो सिलेबस दोनों का सेम रहेगा। बस आपको फोकस करना है कि जो पैटर्न है क्वेश्चन का किस तरीके से पूछ रहा है। तो चेतन सर, आपके कहने का मतलब ये है कि जो टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। राइट। हाँ, कि जैसे फॉर एग्जांपल कि थॉर्नडाइक ने कौन सी थ्योरी दिया, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, फैक्ट बेस्ड रहेगा, फैक्ट बेस्ड रहेगा। लेकिन जब सी टेट की बात आती है तो वो थोड़ा इनडायरेक्टली फॉर्म में क्वेश्चन वहाँ को पे आपको ना पूछते हैं। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़रूरी है। राइट। तो आप समझ चुके हैं कि सर ने सिलेबस को और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं इसको पूरी तरीके से क्लैरिफाई कर दिया है। तो हमारा अगला प्रश्न आपसे यह होगा सर कि सीडीपी की तैयारी कैसे करनी चाहिए जिससे कि हम कम समय में ज़्यादा अच्छे नंबर ला सकें। जैसे कि अभी 8 फरवरी को सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो बहुत कम समय बचा है। तो इस समय छात्रों को सीडीपी एक ऐसा विषय है जिसमें आप काफ़ी अच्छा स्कोर खड़ा करते हैं, तो ज़्यादा बहुत अच्छा आपके लिए फाइनल मार्कशीट में अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो किस तरीके से इसकी कम समय में अच्छी तैयारी की जा सकती है? कुणाल सर, देखिए यहाँ पे एक चीज़ जरूर जान लीजिएगा, और जो जो भी साथी अभ्यर्थी हैं तैयारी कर रहे हैं सी टेट या फिर यूपी टेट की, तो उनको एक बात जरूर ध्यान रखनी है। सीडीपी कहने को सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन सर यहाँ पे एक चीज़ जरूर ध्यान रखनी है कि अगर रट्टाफिकेशन, मैं बोलता हूँ बार बार कि रट्टाफिकेशन से सीडीपी में कभी अच्छा स्कोर कोई बच्चा नहीं कर सकता है। दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि सीडीपी का वेटेज वैसे तो 30 मार्क्स का है, लेकिन अगर आप इनडायरेक्टली देखेंगे तो ये 90 मार्क्स कवर करता है, क्योंकि 30 मार्क्स तो सेपरेट हो गया आपका, सीडीपी आ गया 30 नंबर का। उसके अलावा बाकी जो सेक्शन है वहाँ पे हर एक में 15 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, मतलब कंटेंट आता है, और 15 नंबर की पेडागोजी पूछता है। तो पेडागोजी वाला जो सेक्शन है वो बच्चा अच्छा कर पाता है अगर उसका सीडीपी बच्चा कर लिया है। तो सीडीपी का सीन सेम वही है कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, मतलब आप कुछ भी रट्टा मार के आप सीडीपी में अच्छा स्कोर कभी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मेरा सजेशन यही है जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनको, कि भाई क्योंकि ये 90 मार्क्स कवर कर रहा है, 30 मार्क्स ये हो गया, इसके साथ साथ 15 नंबर बाकी के सेक्शन में आएंगे। तो आप लोगों को फोकस यहाँ पे ये जरूर करना है कि भाई जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसमें कॉन्सेप्ट पहले है, मतलब रट्टा नहीं करना है। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है हमारे लिए। तो सर, ये अगला प्रश्न मेरा यह रहेगा आपसे कि हिंदी की तैयारी के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि अभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से हिंदी पढ़ी हुई है, पर कुछ लोगों का होता है कि हिंदी उनका सिलेबस में नहीं रहा या फिर उनका लैंग्वेज नहीं है, तो उन लोगों को काफ़ी परेशानी आता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो हिंदी की तैयारी करना चाहें तो किस तरीके से उन्हें हिंदी की तैयारी करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं?
कुणाल सर देखिए यहाँ पे एक चीज़ और हमको ध्यान रखनी पड़ेगी कि हिंदी की अगर मैं बात करता हूँ तो अभी क्या, जैसे अगर आप देखेंगे पुराने टाइम में, मतलब मैं बात करूँ कि 2018 में अगर आपने पेपर देखा होगा तो और अब का पेपर देखेंगे तो दोनों में बहुत डिफरेंस आ गया क्वेश्चंस में। यहाँ पे हम लोग ना दो मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, एक तो सी टेट का, दूसरा है यूपी टेट का। तो वही जो मैंने बात करी थी कि सिलेबस दोनों का सेम है लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका दोनों का डिफरेंट है। अगर मैं बात करता हूँ यूपी टेट की, तो यूपी टेट में आप देखते हैं कि ग्रामर के क्वेश्चंस पूछता है और सी टेट में आपका 15 नंबर का एक पैसेज आता है, मतलब 2 पैसे आएंगे, टोटल मार्क्स कवर करेंगे सी टेट के एग्जाम में, सी टेट के एग्जाम्स में। तो 15 नंबर का पैसेज आएगा, 15 मार्क्स जो बचे आपके उसमें पूरा आपका पेडागोजी रहेगा। और साथ ही साथ जो आपका पैसेज है, पैसेज से ही ग्रामर के क्वेश्चन वो पुट अप कर लेगा। मान लो कोई एक पैसेज दे दिया, उसमें पूछेगा कि जो अंडरलाइन वर्ड है ये नाउन है, प्रोनाउन है, संज्ञा है, सर्वनाम है, लाइक इस तरीके से पूछ लेगा। तो यहाँ पे मेरा सजेशन ये है सभी साथियों को कि भाई अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको फोकस करना है पेडागोजी पे भी। मतलब पेडागोजी अगर आप छोड़ देंगे तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। आप बेसिक ग्रामर रखिए, ठीक है, चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं चाहे सी टेट की, बेसिक ग्रामर, क्योंकि अगर आप ग्रामर अच्छा कर लेंगे तो फिर आपका सी टेट में चीजें दिक्कत क्रिएट कर जाएगा। तो ग्रामर बेसिक रखिए और साथ साथ जो पेडागोजी है उस पर फोकस करना पड़ेगा। दैट्स मीन चेतन सर आपने बताया कि 15 मार्क्स के पैसेज 15 मार्क्स का होगा और 15 मार्क्स की पेडालॉजी होगी। तो दैट्स मीन पेडालॉजी जो कवरअप होने वाली है वो सीडीपी वाले पोर्शन से होने वाली है क्या, या फिर हिंदी की पेडालॉजी थोड़ा हटके होगी, अलग होगी, या वो वाला पोर्शन भी हमारा सीडीपी से क्लियर हो जाएगा पढ़ने के बाद? देखिए सर, यहाँ पे ना दो चीजें हैं। जैसे मैंने बोला कि 15 नंबर हर सेक्शन में पेडागोजी से आ रहे हैं, तो अभी जो हिंदी वाला है, हिंदी में बेसिस स्पेशली अगर आप देखेंगे तो हिंदी की शिक्षण विधियां हो गई, ठीक है, और हमारा जो लैंग्वेज स्किल्स हो गई, क्योंकि भाषा का पोर्शन है तो भाषा में लैंग्वेज स्किल्स की कैसे, सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, सुनेगा, बोलेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, लैंग्वेज स्किल्स पे फोकस करना है और हमारे शिक्षण के सूत्र वगैरह होगा। तो यहाँ पे जो पोर्शन अगर आप बच्चा सीडीपी पढ़ रहा है तो वहां से कवर होता है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं लाइक जैसे हिंदी की शिक्षण विधियां, अब वो सीडीपी में नहीं पढ़ाई जाएंगी, लेकिन वहाँ पे शिक्षण विधियां पढ़ा देंगे, लेकिन स्पेसिफिक अगर हिंदी के लिए रहेगा तो वो आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। ओके, मतलब कुल मिला के ये है कि आपको हिंदी की पेडालॉजी को सॉल्व करना है तो हिंदी की पेडालॉजी को भी प्रॉपर आपको पढ़ना पड़ेगा। राइट। ठीक है, जैसे आपने ग्रामर वाले पोर्शन को बताया कि अगर आपका ग्रामर का बेसिक बहुत अच्छा है तो जैसे मान लीजिए कि मैंने देखा है लास्ट ईयर्स के पेपर्स मैंने देखे हैं, तो उनमें ये है कि जैसे कोई पैसेज आ रहा है तो उस पैसेज में वो 1 या 2 क्वेश्चन इस तरीके के पूछ लेते हैं कि यहाँ पर किस तत्सम शब्द का प्रयोग हुआ है, किस तद्भव शब्द का प्रयोग हुआ है, या कौन इस शब्द का पर्यायवाची है। तो ये चीज़ें तैयार करने के लिए हमें किस तरीके से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा? जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर आप सीटेट की तैयारी करने जा रहे हैं तो आपको ग्रामर बेसिक रखना पड़ेगा। मतलब अगर 15 नंबर आपका पैसेज से आ रहा है तो ग्रामर अलग से नहीं पूछेगा। ग्रामर आपसे नॉर्मली पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछेगा, उसमें अगर आप नॉर्मल देखेंगे तत्सम तत्सम हो गया या संज्ञा सर्वनाम पूछ लेगा या फिर कौन सी क्रिया या पूछ लेगा। तो बेसिक अगर मैं बात करूँ, बेसिक ग्रामर जो आपने अपना 10th लेवल का कर रखा है वो सफिशिएंट रहेगा इसके लिए। कि अगर आपने 10 तक का ग्रामर हिंदी का बहुत अच्छे तरीके से कर रखा है तो सी टेट का एग्ज़ाम देते समय आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू, ये अच्छी जानकारी थी। तो हमारा अगला प्रश्न आपसे यह होगा चेतन सर, इंग्लिश की तैयारी के लिए क्या बेस्ट रहेगा? समय बहुत कम है, बहुत अच्छे फॉर्म में तैयारी करनी है और अच्छा स्कोर खड़ा करना है, तो इंग्लिश को कैसे करें जितने भी हमारे प्रतियोगी छात्र हैं? सर यहाँ पे भी आपको वही चीज़ें ध्यान रखनी है, मतलब जो भी सारी तैयारी कर रहे हैं कि भाई अगर सर मैं बात करूँ लैंग्वेज, ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप देखेंगे जो सिलेबस है, हिंदी का भी सिलेबस सेम है, इंग्लिश का भी सिलेबस सेम है, क्योंकि दोनों ही लैंग्वेज हैं, दोनों ही भाषाएं हैं। यहाँ पे सेम केस वही बन जाता है कि अगर मैं पेडागोजी की बात करूँ तो पेडागोजी आपको फोकस करना है, साथ ही साथ आपको जो ग्रामर वाला पोर्शन है, ग्रामर भी सी टेट में अलग से क्वेश्चन नहीं देगा, वो जो पैसेज आएगा पैसेज में ग्रामर से क्वेश्चन पूछ लेगा। वहीं अगर आप जाते हैं यूपी टेट की तरफ, तो यूपी टेट में अगर आपने बेसिक 10th लेवल का भी ग्रामर पढ़ रखा है, उसमें आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, ठीक है ना, आर्टिकल्स वगैरह हो गए, तो ये चीज़ें रहेंगी। बाकी फिर भी कहना मेरा ये है कि पेडागोजी आप अवॉइड नहीं कर सकते। पेडागोजी अवॉइड करके और केवल ग्रामर के भरोसे बैठ के, क्योंकि अब चीज़ें बहुत बदल रही है। अगर आप भी देखें, जब रिसेंटली अब यूपी टेट आएगा तो वहाँ पे भी चेंजेस देखने को मिलेंगे कि जो सी टेट पूछता है वो एकदम टीचर वाली सोच वहाँ दिखती है। और सर एक विषय जिसमें मोस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं वो बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैथ। तो ये जो मैथ वाला पोर्शन है टेट का, सी टेट का, तो मैथ जो आता है टेट सी टेट में, तो अंतर देखने को मिलता है या सेम पैटर्न होता है टेट का सी टेट का? और हम मैथ में मार्क्स स्कोर कहाँ अच्छा खड़ा कर सकते हैं, सी टेट में या टेट में तैयारी के लिए? ये भी एक अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे भी मैं दो चीज़ों को लेकर बताऊंगा आपको कि सी टेट का मैथ और यूपी टेट का मैथ,
दोनों में डिफरेंस रहेगा। सीटेट जहाँ पे आपका लॉजिकली क्वेश्चन पूछेगा, लॉजिकली होगा, और वहीं आपका जो यूपी टेट है, यूपी टेट में जो मैथ से क्वेश्चन आते हैं वो कैलकुलेशन वाले ज़्यादा हैं। मतलब अगर मैं बात करूँ, एक कोई भी कैंडिडेट, कोई भी ऐसा अभ्यर्थी है जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से है, ह्यूमैनिटीज से, आर्ट बैकग्राउंड मैं से अपनी है। बात कर लूँ, मैं अभी आर्ट का स्टूडेंट रहा हूँ, और उस टाइम जब मैंने सीटेट एग्जाम दिया था 2018 में दिया था, उस टाइम पे मैंने भी 25 गेन किया था आउट ऑफ 30 अरे सीटेट में। बहुत बढ़िया। सो मेन चीज़ है कि वहाँ पे मेरा जो पेडागोजी वाला सेक्शन था वो काफ़ी स्ट्रांग था। तो पेडागोजी में अगर आप अच्छा कर ले जाएंगे, और वहाँ पे सीटेट में जो मैथ्स पूछेगा आपसे वो नॉर्मली मतलब लॉजिकली ज़्यादा रहेगा। इट वुड बी द लॉजिकल मैथ इन सीटेट। लॉजिकल, और यूपी टेट में पूरा आपका कैलकुलेशन बेस्ड रहेगा। वहाँ पे थोड़े से फॉर्मूलीज वगैरह आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। मीन अगर देखा जाए तो सीटेट का मैथ आप बहुत अच्छे तरीके से ले जाएंगे, Right. तो आप लोग को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में कम टाइम है, लेकिन आप अच्छी तैयारी मैथ में अभी भी कर सकते हैं। टेट में थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब थोड़े कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको मतलब 8वीं क्लास तक का तो आना चाहिए। ओके चेतन सर, एक चीज़ और है कि जो लोग जूनियर सीटेट देने वाले हैं, तो जैसे कि मान लीजिए साइंस बैकग्राउंड के हैं वो साइंस को चूज़ करने वाले हैं, मैथ के हैं वो मैथ को चूज़ करने वाले हैं, एसएसटी के एसएसटी को देखेंगे। तो एसएसटी को हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आई थिंक एसएसटी में आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स ये सब ऐड होने वाला है। तो अब किन चीज़ों को पढ़ें, कितना पढ़ें, क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत सेलेक्टिव पढ़ना है, तो किस तरीके से तैयारी करनी है एसएसटी की? तो सर यहाँ पे भी ना चीज़ें सेम रहेंगी। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैं बात करूँ एसएसटी या मैथ साइंस की, क्योंकि जूनियर में 2 लेवल डिवाइड हो जाता है, और 60 मार्क्स कवर करेगा आपका। 90 में आपका जनरल पार्ट जिसमें 2 लैंग्वेज आपका और सीडीपी हो गया। वहीं जो 60 मार्क्स बचे आपके, उसमें आपके मैथ और साइंस और एसएसटी, मतलब जो आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं, वो सोशल साइंस सेलेक्ट करते हैं, और जो आपके साइंस बैकग्राउंड से मैथ और साइंस लेते हैं। यहाँ पे रोल जो है वो बढ़ जाता है एनसीईआरटीज़ का। वैसे सीटेट में अगर आप देखेंगे, जैसे ईबीएस हो गया, ठीक है, वहाँ पे भी आपको एनसीईआरटी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ एसएसटी पोर्शन के लिए, तो यहाँ पे पूरा अगर आप सिलेबस भी उठा के देख लेंगे तो पूरा उन्होंने एनसीईआरटी को चिपका दिया है। पूरा जैसे 6, 7, 8 तक की एनसीईआरटी आपको पूरा कवर करना है। अब चूंकि देखो टाइम कम, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो वहाँ पे मेरा सजेशन यही है कि आप एक बार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो जरूर देख लीजिए, जहाँ से एक आइडिया लग पाएगी कि किस टॉपिक से क्या प्रश्न आ रहे हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर रहेगी कि आपके जो क्वेश्चन हैं मतलब 50-50 में डिवाइडेड है। 50% आपका कंटेंट रहेगा, 50% पेडागोजी रहेगा। मतलब अगर 60 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 30 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे पेडागोजी से। तो अगेन यहाँ पे पेडागोजी का रोल फिर से निकल के सामने आता है। ओके, पेडागोजी काफी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा, वो डीप पढ़ना पड़ेगा। ओके, और सर ये भी है कि अगर जूनियर का दे रहे हैं तो एसएसटी मैथ साइंस ही हो गया, लेकिन अगर आप प्राइमरी का दे रहे हैं तो उसके लिए ईवीएस आता है, तो ईवीएस के लिए क्या पढ़ना चाहिए? ये भी एक अच्छा प्रश्न है सर, क्योंकि यहाँ पे ना यहाँ पे सर 2 चीज़ें हम शुरू से लेके चल रहे हैं साथ में। सी टेट और टेट, यूपी टेट को हम एक तराजू में नहीं तोल सकते ना, दोनों का नेचर, दोनों का लेवल ऑफ क्वेश्चन दोनों का अलग है। ठीक है। ईबीएस की बात कर लेते हैं। ईबीएस जहाँ सी टेट में अगर आप देखेंगे सर, तो एनसीईआरटी के जो थीम्स हमारी फूड, वाटर, शेल्टर, ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन से उठाए क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कौन सी मधुमक्खी अंडा देती है, ठीक है ना, या बर्फ से बने घर को क्या बोलते हैं। तो ये पूरे एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स है वहां से क्वेश्चन सीटेट में पूछता है। और वहीं यूपी टेट आपका पूरा, आपको जो एनवायरमेंटल स्टडीज है वो पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। तो दोनों में डिफरेंस है, वहाँ पे पूरा एनसीईआरटी पढ़ना है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ के आप यूपी टेट में जाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा वहाँ पे। ओके, एनसीईआरटी सीटेट के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर एनसीईआरटी बुक्स की इंपॉर्टेंस तो हम वैसे भी जानते हैं, तो इसमें एससीईआरटी की जो बुक्स होती हैं, जो हर स्टेट की अपनी स्पेशल बुक्स होती हैं और हमारे स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि एससीईआरटी की बुक्स भी काफ़ी बड़ी भूमिका निभाती हैं जो आपके ये टेस्ट, सीटेट और यूपी टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो ये एनसीईआरटी बुक्स का तो इम्पोर्टेंस काफ़ी अच्छी तरीके से पता है कि नॉट इन यूपी टेट, सीटेट, अभी जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें एनसीईआरटी मस्ट है हमारे लिए। इस एग्जाम में एससीईआरटी बुक्स की कितनी भूमिका है? देखिए सर, यहाँ पे भी ना चीज़ें वही हैं कि अगर मैं बात करता हूँ जो एससीईआरटी की बुक्स हैं हमारी, तो एससीईआरटी की बुक्स में आप देखेंगे कि जो यूपी वाला एग्जाम्स होते हैं, खास करके ऐसे यूपी टेट की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो एससीईआरटी वाली बुक्स यूपी टेट के लिए बहुत यूजफुल रहेंगी, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगी। क्योंकि वहीं अगर हम सीटेट पे जाएंगे तो सीटेट पे आपका जो सेंट्रल लेवल का एग्जाम है वहाँ पे आपका एनसीईआरटी बुक ज़्यादा रहती है, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप जैसे जूनियर लेवल में देखते हैं वहाँ पे एसएसटी है, तो वो भी डायरेक्टली उठा के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से पूछ रहा है। ईबीएस में भी जो चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी वाले, वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ रहा है।
और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मतलब आप ये जान सकते हो कि अगर आप स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो वहाँ पे जो एससीईआरटी की बुक्स हैं, उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा हो जाती है। एनसीईआरटी बुक्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है इस राइट। एग्ज़ाम के लिए जितना एनसीईआरटी की बुक्स इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जो क्वेश्चन मुझे भी काफ़ी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन मुझे भी काफ़ी परेशान किया एंड आई डिस्कस विद माय फ्रेंड्स कि लैंग्वेज का बहुत चक्कर होता है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, तो इनको किस प्रकार से सेलेक्ट करना है, कैसे सेलेक्ट करना है, क्या है, ये थोड़ा बड़ा कन्फ्यूज़न है इसमें। तो आज अब एकदम क्लियर कर दीजिए इस चीज़ को कि लैंग्वेज को इस तरीके से सेलेक्ट करना है और ये इसका वो रहने वाला है। सर ये जो प्रश्न आपने पूछा है, आई थिंक मैं जानता हूँ कि शायद जब सीटेट का एग्जाम आता है या कोई टेट एग्जाम आता है तो शायद यूट्यूब पे बहुत सर्च किया जाता है ये टॉपिक। यस, सर्च में आप देखें तो वहाँ पे आता है कि क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द I were also डिफरेंस। confused in यस my time. Yes. यस। देखिए सर, यहाँ पे मेनली जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 है, तो लैंग्वेज 1 अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो दिखाता है कि भाई आप जो टीच करना चाहते हो, लाइक जो आपकी मेन लैंग्वेज है वो कौन सी है। और उसके बाद सेकंड लैंग्वेज आता है। जो आपका सीटेट एग्जाम है ये 20 भाषाओं में कंडक्ट करवाया जाता है, जो सेंट्रल लेवल का है। यूपी टेट आपका हिंदी है, संस्कृत है, आपका इंग्लिश है, उर्दू, 4 भाषाएं मेनली पूछता है वहाँ पे। अब स्टूडेंट का डाउट ये आता है, सपोज करो कि अगर कोई अभ्यर्थी है कि मैं पहली लैंग्वेज में हिंदी लूँ या फिर पहली में इंग्लिश लूँ, या फिर क्या डिफरेंस आएगा अगर मैंने पहली में कुछ वो ले लिया, ये ले लिया। तो यहाँ पे सिंपल सा क्लियर कट ये चीजें हैं कि जो लैंग्वेज फर्स्ट होती है वो उसके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो थोड़े से अपर लेवल के, मतलब बहुत अपर लेवल नहीं, लेकिन लैंग्वेज 2 से ज्यादा अपर लेवल रहता है। और एक मेन चीज जो पैराग्राफ आते हैं, जो पैसेज आते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट जो भी आपने सेलेक्ट करी है वहाँ पे जो भी पैसेज मिलेगा आपको वो आपका प्रोज से नहीं मिलेगा, मतलब एक प्रोज और एक पोइट्री ऐसा मिलेगा। और वहीं जो आप देखेंगे उसमें लैंग्वेज 2 में वहाँ पे दोनों ही आपके जो है जो पैराग्राफ आएंगे वो प्रोज के आएंगे। तो कहीं ना कहीं रहता है पोइट्री जो वर्ड होते हैं आपके ना, पोइट्री को समझना, उसको रिप्लाई करना, तो वो दिखाता है कि मास्टरी अगर आपके पास है, अगर आप एक्सपर्ट हैं उस लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज 1 हमेशा वही सेलेक्ट करिएगा जिसमें आपको लगता है कि मैं ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। क्योंकि जो मेन डिफरेंस आएगा वो आपका पैराग्राफ का आएगा। पैराग्राफ और साथ ही साथ चीज़ें हैं कि जो क्वेश्चंस का लेवल है वो लेवल जो भी आपने लैंग्वेज ली है फर्स्ट, उसमें थोड़ा सा अपर लेवल रहेगा लेवल 2 के कंपैरिजन में। आई होप जो लैंग्वेज का जितना भी कन्फ्यूज़न था आप सब लोगों को दूर हो गया होगा। अगर नहीं है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं एक बार फिर से, तो हम सर से फिर डिस्कस करके आप लोगों तक पूरी जानकारी पहुंचाएंगे। सर अगला ये कि कहते हैं कि आप लोग पढ़ लीजिए लेकिन पढ़ा हुआ जब तक रिवाइज ना किया जाए तो वो उसका कोई मतलब नहीं है। राइट। तो इस एग्ज़ाम की तैयारी करते समय जो प्रीवियस ईयर्स के लास्ट ईयर्स के पेपर्स हैं उनकी क्या भूमिका है? सर प्रीवियस ईयर तो ना एक तरीके से ये है कि अगर आप सीटेट है या कोई भी टेट एग्जाम दे रहे हैं, वट एवर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर को तो आप छोड़ ही नहीं सकते, मतलब अवॉइड कर ही नहीं सकते हो। प्रीवियस ईयर लगाने के फायदे कई सारे हैं। लाइक एक तो आपको मालूम चलता है कि अगर मैं देखता हूँ कि 2018 में जो पेपर हुआ उसके बाद अब जो पेपर हो रहा है, तो जैसे अभी रिसेंटली क्या ट्रेंड बना हुआ है कि कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस आने लगे हैं। देखा हुआ है। उस टाइम पे अवॉइड, मतलब उस टाइम पे नहीं आते थे वो। तो अगर आप प्रीवियस ईयर नहीं लगाओगे, अगर आपने सोच लिया कि मैंने 2018 में पेपर दिया, उस समय ऐसे पेपर आ रहा था और अभी भी ऐसा आएगा, नहीं, अभी चीजें बहुत ज्यादा चेंजेस हो रही हैं। कॉम्पिटिशन भी डे बाई डे आपका इंक्रीज ही हो रहा है। तो प्रीवियस ईयर से आपको तो पैटर्न मालूम चल जाएगा भाई किस लेवल के क्वेश्चन एक बार प्रीवियस ईयर्स के पेपर से पैटर्न पता चल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और ऐसा रहता है कि क्वेश्चंस मतलब थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज करके मतलब रिपीटेड भी रहते हैं, क्वेश्चंस रिपीटेड भी होते हैं। थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंजेस तो रहता है प्रीवियस के ईयर्स के पेपर्स मस्ट हैं कि आप इन्हें एक बार जरूर देखें, मतलब उनको अवॉइड नहीं कर सकते हो। और सर ये भी है कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर यदि आप सिस्टम से लगाते हैं तो टाइम मैनेजिंग में भी प्रॉब्लम नहीं आती है कि आप टाइम मैनेज प्रॉपर तरीके से एग्जाम में कर लेते हैं कि भाई सीटीपी को हमें इतना टाइम देना है, इंग्लिश को इतना देना है, हिंदी हम इतनी देर में कर पा रहे हैं। तो डिसिप्लिन के साथ सॉल्व करोगे तो टाइम मैनेजमेंट भी प्रॉपर हम लोग वहाँ से सीख जाते हैं। यस, ये है। चेतन भाई, अभी बहुत सारे छात्र हैं कंफ्यूज्ड हैं कि भाई कैसे तैयारी करें, कहाँ जाएं, किन बुक्स को फॉलो करें, जैसे कि सीडीपी के लिए कौन सी बुक फॉलो करें या फिर इंग्लिश के लिए कौन सी बुक फॉलो करें, हिंदी के लिए, मैथ के लिए कौन सी बुक फॉलो करें। तो आप हमें या तो बुक्स बताइए कि इस सब्जेक्ट के लिए ये वाली बुक आप फॉलो कर सकते हैं, या कोई ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बता दीजिए क्योंकि जिसके माध्यम से बच्चे बहुत अच्छी तैयारी कर सकें और समय भी बहुत कम है तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हो जाए। तो ये आप हमें एक बार गाइड कर दीजिए, या तो कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो जिसमें सभी सब्जेक्ट की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी हो जाए और समय भी बहुत कम है, तो उसको देखते हुए आप कोई ऐसा सजेस्ट कीजिए हमें। सर देखिए, यहाँ पे भी ना कई सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। लाइक अगर मैं बोलता हूँ कि एनसीईआरटी से पढ़ना है, तो एनसीईआरटी को ये नहीं कि आपने
15 दिन पहले एनसीईआरटी पढ़ा और एग्जाम निकाल दिया, है ना। 15 दिन में आप क्या चैप्टर भी ठीक से नहीं पढ़ पाओगे एनसीईआरटी के। तो एनसीईआरटी अभी चूंकि 8 फरवरी को एग्जाम होने जा रहा है, अभी मैं बोलूँ कि एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी आप जैसे आपने मूड बनाया कि मुझे तैयारी करनी है, मुझे प्रिपरेशन करना है, या आपने मान लो बीएड किया, बीटीसी किया, डीएलएड जो भी किया, उसके साथ आप प्रिपेयर कर सकते हो एनसीईआरटी को। लेकिन अभी चूंकि जैसे 8 फरवरी को एग्जाम है, लगभग हमारे पास 1 महीने का समय है, उसमें अभी आप एनसीईआरटी को समरी टाइप में रीड कर सकते हो। और बाकी जैसे बुक्स, सारी बुक्स अच्छी होती हैं, बट डिपेंड करता है कि आपको लैंग्वेज देखनी है, किस बुक में क्या लैंग्वेज किस टाइप से लिखी हुई है। मतलब कि ना चीज़ें कि भाई जैसे अगर आपने पूछा कौन सा चैनल या कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है, ऑनलाइन ना प्लेटफॉर्म। सर देखिए प्लेटफॉर्म सारे अच्छे होते हैं, है ना। कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये अच्छा है वो खराब है, मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म सही वो खराब नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। पढ़ाते सब अच्छा है, डिपेंड करता है कि हमको या बच्चे को या जो भी साथी तैयारी करेंगे समझ में कैसे आ पा रहा है। जैसे कि मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं टीचर्स अचीवर्स के, तो काफ़ी अच्छा सीडीपी का कंटेंट हमें देखने को मिलता है वहाँ पर। बट मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा यहाँ से सीखने को मिल सकता है आप सभी के लिए। तो वैसे तो जैसे सर ने बताया कि कोई भी बुक जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आए, जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं, एससीईआरटी बुक्स को पढ़ सकते हैं, लास्ट ईयर्स के पेपर्स को आप सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आप टाइम मैनेजिंग करना सीख जाएंगे। तो इस माध्यम से आप अपना टेस्ट बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं और बहुत अच्छा स्कोर आप खड़ा कर सकते हैं। तो आई होप जितनी भी जानकारी आज चेतन सर ने आप लोगों के लिए दी है वो आपके एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, और आपके लिए हमारी तरफ से बहुत सारी गुड विशेज़ हैं। आप बहुत अच्छा एग्ज़ाम करें और बहुत अच्छा स्कोर अपना खड़ा करें। तो इसी के साथ हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे थैंक यू सो मच द सर, फाउंडर थैंक यू, ऑफ टीचर्स अचीवर चैनल के लिए, चैनल के फाउंडर के लिए, कि सर आप यहाँ पर आए और आपने अपना कीमती समय हमारे लिए दिया। थैंक यू सो मच, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए मुझे आमंत्रित किया, और शायद जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे उनको भी एक चीज़ें यहाँ से समझ में आ पाई होंगी कि भाई कि क्या अभी जो टाइम कम है उस कम टाइम में कैसे अपनी तैयारी को आगे ले जाएं। तो अगेन सभी अभ्यर्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं।